अशोक चौहान, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के बाद तीसरा झूठा आदमी है। फारूक अहमद भाई साहब ने हमारे लिए, गरीबों के लिए आवाज़ उठाए, हमें बहुत बड़ी हिम्मत मिल गई। चिखलीकर एक पार्टी से आमदार बनते हैं, उनकी बेटी किसी और पार्टी से जिला परिषद की मेंबर रहती है, उनका बेटा तीसरे पार्टी में रहता है, उनकी बहन चौथे पार्टी में होती है, उनका जीजा पांचवें पार्टी में होता है, तो फिर इनको एक ही मानना है क्या? के बराबर हम भी बैठेंगे उनके साथ, उनको अकेले थोड़ी बैठने देंगे हम। उन्होंने हमारे लिए लड़े तो हम उनके लिए साथ रहेंगे। हमको क्या खिचड़ी मिल गई तो हमको सब कुछ मिल गया। हाँ, स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं जैद अहमद। अभी हम लोग नांदेड़ के कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से भूख हड़ताल आंदोलन रखा गया है। इसका क्या मकसद है, ये क्यों रखा गया है, आइए हम बताते हैं। पिछले 2 सालों से नांदेड़ में भारी बारिश के कारण बाढ़ का माहौल बन चुका था। इसमें कई हज़ारों लोगों के घर जो डूब चुके थे, लेकिन पिछले 2 साल से, इस साल भी और पिछले साल भी, सरकार ने ये लोगों को पैसा नहीं दिया। इसी के तहत यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी ने भूख हड़ताल का धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर कई तादाद में यहाँ पर लेडीज़ बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ क्यों बैठे और उनका घर कितना डूबा और कितना नुकसान उनका हुआ है। यहाँ पर मेरे साथ एक लेडीज़ मौजूद है, आइए बात करते हैं। तो कहाँ से है आप? मोमिनपुरा जी। तो इस बाढ़ में कितना नुकसान हुआ और कितने घर? नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, बहुत घर बह के चले गए हमारे। पूरा सामान का 3-13 हो गया। शादी खाने में थे हम, तबेले में। तो पिछले साल भी आपका घर डूबा था? पिछले साल भी डूबा था, ये साल भी डूबा, वो साल भी डूबा। 3 साल पानी हमारा डूब गया, हमारा घर बह के चले गए, हमारा सामान 3-13 हो गया। खाने को अनाज नहीं रहे, ना कपड़े पहनने को नहीं रहे, ना खाने के बर्तन नहीं रहे, कुछ नहीं रहे। पिछले साल सरकार ने मदद करी आपकी? कुछ नहीं करी मदद। ये फारूक अहमद जो है आपके लिए भूख हड़ताल में बैठे हुए, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? फारूक अहमद भाई साहब ने हमारे लिए, गरीबों के लिए आवाज़ उठाए, हमें बहुत बड़ी हिम्मत मिल गई। हमें है ना 2 साल से हमको इतनी तकलीफ हुई, कभी हमको लीडर वाला हो, कोई बड़ा हो, कोई भी हमको मदद नहीं करा। हम कैसा रात दिन हमारे बच्चे लेके हमें गुजारे, अंधेरे में, रात में, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं आया। हमको ना चाय के, हम इतने काली चाय के तक हम है ना प्यासे थे, हमको कोई मदद करने नहीं आया। हमको क्या खिचड़ी मिल गई तो हमको सब कुछ मिल गया। हाँ, हमारे दिलों में हमको क्या टूटा, हमारा दिल में हमारे कितनी ये हुई तकलीफ हुई, जो तकलीफ हमारी कोई नहीं जान सका। हमको 2 साल से अभी भी ये हाल है, अभी भी हमको डर है, अभी भी पानी कब आता कब नहीं। हमको रात दिन की नींद हमारे लिए बहुत बेचैन कर लेती है। हम बच्चे छोटे छोटे लेके कहाँ जाएंगे? खाली हमको तबेला मिल गया तो बहुत मिल गया क्या हमको? हाँ, हमारा नुकसान, हमारे जानवरों का नुकसान हो गया। हमारे 10-10 हज़ार के बकरियां हमारे चले गए। हम गरीबा कहाँ से लेंगे हम? हाँ, इस वजह से हमारे आवाज़ के लिए हमको, उन्होंने हमको हिम्मत दी है, हमको दिल की तसल्ली है। पर हमको कलेक्टर साहब को बोलने का, हमारा पैसा हमको लौटा दो, क्योंकि हमारा हक, हमारा पैसों का हक है, वो हक को हम बोल के लेंगे। हम ये हक हमारा बोल के लेंगे। हम उनको बहुत सपोर्ट करेंगे, जो हमारे लिए कर रहे तो हम उनके लिए भी करेंगे। हम आगे भी करके रहेंगे, अगर न करना चाहते तो हमारे लिए, पब्लिक के लिए। हम नहीं बोलना, उनके बराबर हम भी बैठेंगे उनके साथ, उनको अकेले थोड़ी बैठने देंगे हम। उन्होंने हमारे लिए लड़े तो हम उनके लिए साथ रहेंगे। हाँ, हमारा घर बार में बच्चे हैं छोटे छोटे, सब छोड़ के हम यहाँ आके बैठे रोड पे कि उनके साथ देने के लिए, तो हम बैठेंगे बराबर। सबसे पहली बात तो चुनकर आए वाले जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चुनकर आए हुए नुमाइंदे होते हैं, उनके करप्ट कैरेक्टर की वजह से, करप्ट किरदार की वजह से प्रशासन के ऊपर जो लोकतंत्र की पकड़ होनी चाहिए, लोक प्रतिनिधियों की पकड़ होनी चाहिए, अब वो नज़र नहीं आ रही है। ये वजह है कि सियासतदानों को और पॉलिटिशियन को और रिप्रेजेंटेटिव को, आमदार और खासदारों को ज़िला प्रशासन दबने और दचकने को तैयार नहीं। उसका नतीजा ये है कि हमारे जैसे आंदोलनकारी जो रास्तों की, सड़कों की लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों को भी अब प्रशासन उनकी भी परवाह नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रही है, तो रास्तों के आंदोलन से क्या बिगड़ेगा। आप देखिए, सितंबर 2024 में बाढ़ आई थी, उसके सर्वे हुए और खुद उनका लेटर बता रहा है कि तीसरा सर्वे है ये। तीसरी सर्वे के बाद में उनके 12,772 में 2,115 लोगों के नाम ऐड करके 14,887 लोगों का, ये पत्र किसका है? ये सेकंड टाइम जब मनपा को वेरीफाई करने को दिए थे, तो मनपा ने तीसरा वेरिफिकेशन करके
27 जून को ये तहसील को सौंपा है। तो 27 जून को तहसील को सौंपा, उसका रिसीव्ड ही है, तहसील ऑफिस को मिल गया मनपा से। 27 जून को रिसीव्ड होने के बावजूद वो पैसे एक क्लिक के ऊपर, क्योंकि उनके पास अकाउंट नंबर फीड वाले हैं, अकाउंट नंबर की फीडिंग हो गई वाली है, एक क्लिक कर देंगे अगर वो, तो पैसे निकलना चालू होंगे, पैसे गिरना चालू होंगे। लेकिन क्या वजह है कि 27 जून को तीसरी बार वेरिफिकेशन पड़ताल होने के बाद वो पैसे अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? कहीं इन्होंने वो पैसे कहीं और खर्च तो नहीं कर दिए, या फिर वो पैसे कागजों पे बट गए पता कर गायब तो नहीं किए, या फिर वो पैसों में ही आने वाली बाढ़ भी उसमें निपटा दी जाए, ये नहीं आते। हमको ये पता चला है, नाम नहीं बताने की शर्त पे एक अधिकारी ने बताया है कि ये जो नए सर्वे चल रहे, ये नए सर्वे को मिलाकर पुराने सर्वे करने वाले, और अब नए सर्वे पहले जो 14,000 लोगों के नाम सर्वे में आए हैं, अब वो 2, 4, 5 हज़ारों में लिस्ट निपटा कर वही 5,000 लोगों को 24 के भी और 25 के भी पैसे डालकर हाथ उठाने वाले। तो फिर जो 14,000 लोगों की यादी तीसरी बार वेरिफिकेशन हो गई, उन लोगों के पैसे कहाँ गए? आप खाली अभी के सर्वे के हिसाब से जो लोग आएंगे उनको और पहले वालों को डबल देंगे, तो ये बाकी के लोगों को कौन देगा? हमको इसमें प्रशासन के नीयत पे शक है। प्रशासन 14,000 लोगों को 4,000 में सिमटना चाह रही है, इसीलिए हम लगातार, हमने 1 महीने में 3 निवेदन दिए। हम 24 से तो कई निवेदन दे चुके हैं, लेकिन ये अगस्त से हमने 3 निवेदन दे दिए। हमको हर बार वादा किया गया कि हमको 8 दिन दो, हमको 8 दिन दो, लेकिन अब तक लोगों के अकाउंट में पैसे मिलना चालू नहीं हुए, इसलिए मजबूरन हमको उपोषण के लिए, भूख हड़ताल के लिए बैठना पड़ा है। और हम प्रशासन को ये कहते हैं कि आपका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते होंगे, तो आपके जालिमाना रवैये को नर्म करने के लिए, हमदर्दी पैदा करने के लिए हम अपने आप का नुकसान कर सकते हैं। हम अपने आप को भूखा रखेंगे, हम भूख से तड़पेंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने आप को तकलीफ़ देकर जो एहतजाज कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आपके अंदर एक हमदर्दी पैदा करने का कि भाई हम लोग भी, ये 14,000 लोग भी इस भारत के नागरिक हैं, और बाबा साहब के इस संविधान ने इनको भी सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। आप इनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। सरकार को मालूम है कि लाडली बहन योजना के अंदर कई बोगस अर्जियां हैं, सरकार को मालूम है हर योजना में बोगस लाभार्थी होते हैं, बावजूद उसके सरकार उनको बंद नहीं करती है। तो फिर इन लाभार्थियों का क्या गुनाह है? इन लोगों को क्यों आप नहीं दे रहे हैं? इनको दो ना, 3 बार वेरिफिकेशन हो गया है ना। अब इनमें 2% लोग नहीं भी होंगे तो क्या जाएगा तुम्हारा? वो 2% लोगों की वजह से 98% लाभार्थियों को आप क्यों नहीं दे रहे हो? एक बार घर में पानी जाता है तो सामान की बांधा बुंदी करके जब आदमी जाता है, बचा हुआ पूरा घर पानी में डूब जाता है। अरे आपके अगर एक रूम में पानी एक दिन के लिए घुस जाएगा, महीनों तक उसकी बदबू नहीं जाती है, तो ये लोगों के आके घर में पानी घुस जाता है। वो घर में खाली करके कई दिन, कई महीने लगते हैं सामान को सुखाने के लिए, घर को सुखाने के लिए, रंग रंगोटी करने के लिए, और फिर और 1 साल आया और पानी घुस गया, 2 बार पानी घुस गया, नुकसानात हो गए, चीज़ें सड़ गई, ख़राब हो गई, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें ख़राब हो जाती है पानी की वजह से। इतने नुकसानात होने के बावजूद आप मामूली 10,000 की रकम को इतना सता रहे उनको। इसलिए हम ये सत्याग्रह का आंदोलन कर रहे हैं। भले यहाँ उपोषण करने वाला आदमी एक है, लेकिन हर लाभार्थी, हर कार्यकर्ता इस सत्याग्रह में शामिल है। और जब तक प्रशासन को हम इन लाभार्थियों को लाभ नहीं दिलाएंगे, जब तक इनके खातों में पैसे डलना शुरू नहीं होगा, तब तक हम अनाज का एक कण भी नहीं लेंगे, और हम अपनी भूख हड़ताल को जारी रखेंगे, इस आंदोलन को जारी रखेंगे। सर, देवनागर रोड का मसला हो या सैलाब मुतासरीन का मसला हो, बार-बार निवेदन देना पड़ा, फिर भी प्रशासन इस पर दखल नहीं ले रहा, क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैंने कहा ना, प्रशासन को ईमानदार लोक प्रतिनिधियों का वचक होता है, लेकिन जो लोक प्रतिनिधि छोटे छोटे फ़ायदे के लिए, छोटी छोटी फाइलों के लिए रिश्वतखोरी करके बोगस फाइल बनाते होंगे, उस बोगस फाइल किए वाले गुनहगार को कोई भी अधिकारी तो छोड़ो, चपरासी भी नहीं डरेगा। लोग इज्जत ईमानदारों की करते हैं, मर्तबा ईमानदारों को मिलता है। और ये जो बेईमानी आ गई है सियासत के अंदर और चुन के आए वाले लोक प्रतिनिधियों के अंदर, जो अपने मफाद के लिए ये लोग मैनेज हो जाते हैं, ये लोग रिश्वतखोरी करते हैं, इससे प्रशासन पे वचक नहीं रहेगा। इसलिए हम कहते हैं आवाम को, ईमानदार लोक प्रतिनिधि चुनिए, जो खिदमत खल्क के जज्बे से काम करते हैं उनको चुनकर भेजिए। जो 500 बांटते हैं उनको चंद लोग वोट के लिए पैसे लेते हैं, चंद लोग जो होते हैं मैनेज होते हैं,
चंद लोग गुनहगार होते हैं लेकिन सज़ा खंडी भर को मिलती है। इसलिए उन चंद लोगों को भी हमको रोकना पड़ेगा और एक साफ़ सुथरी सियासत अगर होगी तो प्रशासन को झक मार कर वो सीधा चलाने का दमखम ईमानदार लोग कर सकते हैं। मैंने भी सुना है अशोक चौहान नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के बाद तीसरा झूठा आदमी है। इतना झूठा आदमी है, 2024 के पैसे अगर आ गए हैं तो ये 14,000 लोगों की यादी जो 27 जून 2025 को मनपा ने तहसील को भेजी है, ये यादी कहाँ से आई? फिर ये 14,000 लोग अशोक चौहान के घर पे जाएंगे बताने के लिए उनको पैसे नहीं आए? यह भेजना हमने ये 14,000 लोगों को अशोक चौहान के घर में। अरे 2 बार मुख्यमंत्री बनाया तुमको, 2 बार तुम्हारे पीछे ये 80% शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी मुसलमान तुम्हारे पीछे खड़े रहकर तुमको अब तक कामयाब किए, और इसमें ज़्यादातर वही लोग हैं, वही गौर गरीब लोग हैं, और उन गौर गरीब लोगों को पैसे बढ़ गए, 24 के पैसे बाकी नहीं है। ये स्टेटमेंट अगर अशोक चौहान देते हैं तो अशोक चौहान के इतना झूठा और बेईमान आदमी कोई नहीं है। अगर अशोक चौहान ने अपने उस बयान को पीछे नहीं लिया और प्रशासन से ये 14,000 की यादी की तफसील पूछकर ये काम नहीं कराया तो हमको मजबूरन ये 14,000 लाभार्थियों को बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे पैसे अशोक चौहान कह रहे हैं कि जमा हो गए, जाओ और अपना पासबुक अशोक चौहान के घर पे बताओ। जिस दिन ये 14,000 लोग अशोक चौहान के घर पे आएंगे उस दिन अशोक चौहान को पता चलेगा कि उन्होंने कितना सफ़ेद झूठ बोला हुआ है। चिखलीकर का बयान कलेक्टर साहब से बात करने के बाद है कि एक ही घर में नीचे एक लाभार्थी है, ऊपर एक लाभार्थी है। मुझे ये पूछना है कि 600 गज के 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट को आप ज़मीन के ऊपर 300 के 2 घरकुल देते हो, ऊपर 2 घरकुल देते हो। 600 स्क्वायर फुट के प्लॉट में 4 घरकुल है। क्यों है? क्योंकि परिवार अलग है, बाप बेटा और बहू को अलग अलग रूम दे देते हैं। वैसे घर अलग, चूल्हा अलग, कुटुंब अलग हो जाता है, चूल्हा अलग, खानदान अलग होता है। अगर आपके पास घरकुल के अंदर एक इमारत में 4 घरकुल हो सकते हैं तो फिर एक घर में 4 लाभार्थी क्यों नहीं हो सकते? 4 लाभार्थी क्यों नहीं हो सकते? चिखलीकर एक पार्टी से आमदार बनते हैं, उनकी बेटी किसी और पार्टी से जिला परिषद की मेंबर रहती है, उनका बेटा तीसरे पार्टी में रहता है, उनकी बहन चौथे पार्टी में होती है, उनका जीजा 5वें पार्टी में होता है। तो फिर इनको एक ही मानना है क्या? वहाँ पे तो बोलते हैं कि मैं, मेरा व्यक्तिमत्व अलग है और मैं मेरे पार्टी का हूँ, वो उनके पार्टी के। सेपरेशन ऑफ एंटिटी वहाँ आती है, सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एंटिटी तुम्हारे लिए लागू होती है। लेकिन एक प्लॉट पे 4 घरकुल है तो 4 परिवार नहीं हो सकते। आपके घर में तो 5-5 पार्टियाँ पलती है। एक ही परिवार में एक ही ख़ानदान के 5 लोग 5 पार्टियों में काम करते हैं तो हम आपको एक मानेंगे क्या? अगर आप एक नहीं हो, आप 5 अलग अलग लोग 5 पार्टियों में रह सकते हो। तो एक प्लॉट के अंदर 4 घरकुल है तो 4 परिवार वहाँ रहते हैं। अगर नीचे के घरों में पानी भर गया तो ऊपर वाला हवा में रहेगा क्या? उसको भी तो घर खाली करना पड़ेगा, उसके भी तो घर का नुकसान होगा, उसका भी तो घर का फाउंडेशन कमज़ोर होकर बह जा सकता है, टूट सकता है, तो उसको भी तो वैकेट किया जाता है, उसको भी तो हटाया जाता है। तो फिर आप उसको लाभ नहीं दोगे, उसको लाभार्थी नहीं मानोगे। कलेक्टर IAS है और IAS UPSC से बनते हैं। सिंपल लॉजिक कलेक्टर ने अप्लाई करना चाहिए कि BSUP के जो निकष है वो कुटुंब का निकष है और BSUP का घर अलग है तो फिर लाभार्थी भी अलग है, बाढ़ग्रस्त भी अलग है, पूरग्रस्त भी अलग है। उसको इतना सिंपल लॉजिक अगर वो अप्लाई नहीं करते, वो आमदार और वो IAS दोनों भी धन्य है। दी भी जैसा कि वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से फारूक भी आंदोलन में बैठे हुए, तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह फारूक सर आज तकरीबन 1 साल से ही कि नहीं ये मुद्दे पे है कि नहीं हम हमेशा निवेदन दे रहे, कलेक्टर साहब को दिए, कमिश्नर साहब को दिए और तहसील कार्यालय में जाके तहसीलदार साहब को भी दिए और उनसे हमेशा ये आश्वासन मिला कि तहसीलदार बार बार कहते हैं कि आपका पैसा अकाउंट में है, आपका पैसा जमा है, आपका पैसा मिलने ही वाला है आपको। अभी तक वो पैसे ना मिलने की वजह से आज हमारे फारूक अहमद साहब ने ये कदम उठाए कि आज उपोषण पे बैठे हुए हैं वो। और मैं जितने भी पूरग्रस्त के अंदर जितने भी यादी के अंदर नाम है उन लोगों से आह्वान करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इस धरने में आए और शामिल रहे और हमको हिम्मत अफजाई करे और हमारा हौसला बढ़ाए। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ के जो लोग आए हुए इस पूरे आंदोलन में, वो लोगों का ये कहना है कि पिछले 2 साल से उनका घर मुसलसल इस बाढ़ के कारण डूबता जा रहा है। हज़ारों लाखों का उनका नुकसान होता जा रहा है। कई बच्चों के जो बच्चियां हैं उनके शादी के लिए जहेज़ वगैरह के सामान
हज़ारों का लाखों का सामान वो भी डूब गया है। तो यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से फारूक अहमद आज से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के जो लीडर्स हैं उनका भी यही कहना है कि नांदेड़ के जितने भी लोग हैं जिनका घर बाढ़ में डूब गया है, उन तमाम से यहाँ के लोगों ने अपील की है कि वो भी आए और यहाँ फारूक अहमद का साथ दे।